1,37,800 करोड़ मैंने अपनी जेब से खर्च किया। और मुझे उसका क्या सिला मिला है, ये जो पाकिस्तानी अब उर्दू अदब वाले इनसे पूछ लें। नॉर्वे में जितने हमारे उर्दू अदब वाले हैं, अगर ये कई किताब को लिखे तो उसमें मेरा नाम नहीं होगा। ये मुझे सिला मिला है उर्दू अदब वाला। थॉमस हीलांड एरिक्सन, जिसके प्रोग्राम के लिए 2 साल इंतजार करना पड़ता है, अगर किसी को शक हो तो वो इंटरनेट पे चेक कर ले। उसको मैंने बुला के लिटरेचर उसके पाकिस्तानियों के सामने जो है वो प्रोग्राम किया। हाँ, तो मैं पंजाबी, मैंने घर में सख्ती से अपने बच्चों को कहा था कि घर में नॉर्वेजियन नहीं आप बोल सकते। अच्छा, आपने काम पे जाना 8 घंटे नॉर्वेजियन बोलने, आपने स्कूल जाना 8 घंटे नॉर्वेजियन बोलने, घर में आपको पंजाबी बोलनी पड़ेगी। दादी अम्मा भैंस की टट्टी कोठे पे लगा रही है। हम लोग समझते हैं भैंस की टट्टी वो जो गोबर वो क्या लगाते हैं। तो अगर मेरे जेब जाल दे ना, तो मैं ये चाहता था कि यहाँ जो है ना, फर्स्ट क्लास से लेकर 10वीं जमात तक जितने पाकिस्तानी बच्चे हैं, इनका उर्दू में इम्तिहान लिया जाए। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आए उसको 10,000 करोड़ और उसको एक टिकट पाकिस्तान के लिए। मैंने इसका जिक्र गुलाम रजा मोजिया वाला, जो आप पता नहीं सुन रहा होगा, उससे जिक्र किया तो उसने मुझे एक बात कही। उसने कहा कि तुम अगर ये प्रोग्राम शुरू करो तो मैं आपको हर साल 50,000 करोड़ अपनी जेब से। ये हमारे है ना हाथ, इनको सूंघे, इनसे अभी भी नॉर्वेजियन गोरे उनकी टट्टी की बो आ रही होगी। लेकिन हमारा मसला ये था, हमारे पीछे 10-15 लोग थे, हमने उनको रोटी पानी पाकिस्तान देना था, मकान बनाने थे, हज कराने थे, शादियाँ करनी थी। नहीं पहुँच गया, इसने क्या करना है। ये लोग टैक्सी चले, ठीक है, टैक्सी चलाना कोई बुरा काम नहीं है, आप जुमा हफ्ता इतवार को चलाएं, 4 दिन जाके यूनिवर्सिटी में पढ़े। वो पाकिस्तानी हो हमारे राइटर उर्दू के, उसने कहा कि इस गोरा है देखो लैला है, खुदा की कसम ये अल्फाज है उसके कि ये गोरा है देखो $3 पकड़ ले। मैंने कहा नहीं, हमारे मुल्क पर ये ठप्पा लगा हुआ कि हम वो गदागार है, बैगर। मैंने कहा नहीं। मैं यकीन करें, आज ये बरमला ये कहता हूँ कि इन्होंने मुझे गाइड किया, तो इनकी सरपरस्ती में, मौजूदगी में, इनके प्यार से हम यहाँ का जो सबसे बड़ा जो सेंटर है लिटरेचर हाउस, वहाँ पे मेरी किताब की हुई रोनमा हुई। साहब, आपने एक अवार्ड का सिलसिला शुरू किया जी, हेनरिक इब्सन अवार्ड। हेनरिक इब्सन अवार्ड, आपको पता है हेनरिक इब्सन नॉर्वे का हीरो है, बहुत वैल्यू है, बहुत बड़ा नाम है अदब में उसका। तो आपने उस नाम का यहाँ पर अवार्ड देना शुरू किया, उसका क्या स्टेटस है, ये क्यों सिलसिला आपने शुरू किया? मैंने इसलिए शुरू किया था कि हम नॉर्वे में रह रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल इधर है, हमारे बच्चे इधर हैं, हमारे पोते नवाज से, हमने नॉर्वे में रहना है। और नॉर्वेजियन ज़बान को और उर्दू ज़बान को हमें आपस में मिलाना है, नॉर्वेजियन को बताना है कि हम क्या लिख रहे हैं, वो एक राब्ता था। तो मैंने 2005 में वो जो हेनरिक इब्सन अवार्ड जो है वो शुरू किया। हर साल उस वक्त प्रोग्राम था हर साल, लेकिन मैं जो है वो सारे पैसे अपनी जेब से खर्च करता था, नहीं पैसे की वजह से वो कट गया। 2005 में कर्नल इलियास साहब जो थे पंजाबी के शायर, वो ओस्लो आए हुए थे, उनको दिया। 2006 में अल हमरा जो लाहौर में है, वहाँ वो क्या नाम है, तनवीर ज़हूर, उनको दिया। अमजद इस्लाम अमजद ओस्लो में आए थे 2011, लिटरेचर उसमें प्रोग्राम आप भी था शायद उधर, उनको हेनरिक इब्सन अवार्ड दिया। 2013 में जो है वो हलील तोकार डॉक्टर प्रोफेसर है जो यूनिवर्सिटी नहीं इधर इस्तांबुल में है, जर्मनी, वो आए, उनको बुलाया बाकायदा। मेरे बहुत पैसे खर्च हुए जो मैंने अपनी ज़ाती जेब से खर्च किए, उनका प्रोग्राम लिटरेचर उसमें कराया, उनको हेनरिक इब्सन अवार्ड दिलवाया। उसके बाद फिर एक राना, क्या नाम है, राना एहतशाम रुबानी, वो लाहौर में, वो यमन के लिए काम करते हैं, बाहर के मुल्क में जाते हैं। फिर लाहौर में उनको जो है वो हेनरिक इब्सन अवार्ड दिया गया। तो मैंने 5-6 दिए। फिर उसके बाद जो है मेरी हिम्मत नहीं, असल में मेरी जेब इजाजत नहीं थी। एक अवार्ड जो था, तो हम आप यहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे भी तो सपोर्ट ले सकते नहीं, वो मसला कुछ होता है। हमारी ये जहाँ की गवर्नमेंट जो है वो देगी, अगर आप काम करेंगे उर्दू के लिए, पंजाबी के लिए। अगर आप नॉर्वे की, मेरा है
मैंने एक दफ़ा अप्लाई किया था, मुझे उन्होंने पैसे भी दिए थे एक दफ़ा। वो हालांकि जिस दिन वो थोवे निल्सन का मैंने नॉर्वेजियन प्रोग्राम में, वो अभी बाद में आएगा शायद, तो एक नॉर्वेजियन आ गया जो इमदी में काम करता था। इमदी क्या है हमारे इधर नाज़रीन को? इमदी मेरे ख्याल है वो है जो नॉर्वे गैर मुल्कियों को ना पैसे देते हैं कि आप प्रोग्राम करें, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए उनको सपोर्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो आया तो मैंने सोचा कि नॉर्वे जर्नलिस्ट है, तो जब वो प्रोग्राम थोवे निल्सन का शुरू हुआ तो मेरे पास आके कहता है कि मैंने नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के सारे अदारे जो हैं वो चेक किए हैं कि अदबी संगत को आज तक कहीं से पैसे नहीं मिले। तो मैंने कहा मैं तो खुद अपनी जेब से खर्च करता हूँ। तो मुझे कहने लगा कि आप जो शौकनाद है आप वो अप्लाई करें तो हम आपको पैसे देंगे, क्योंकि मैंने समझता हूँ, उसने मुझे कहा कि लिखा भी आपने नोट्स भी, उसने कहा कि मैंने नॉर्वे में जो प्रोग्राम सबसे जो बेस्ट प्रोग्राम है ये आपके कि नॉर्वेजियन में प्रोग्राम होता है और इतने बड़े बड़े राइटर जिनका 50-50 60-60 ज़ुबानों में तर्जुमा हुआ है, बड़ा नाम है जी। तो उन्होंने कहा कि आप भेजे हमें शौकनाद, हम आपको देंगे। तो मैंने कहा अगर आपने 10,000 देना, मुझे पता है 10-12 हज़ार देते तो हम अपनी तरफ से खुद ही कर लें। कहता नहीं आप भेजें। फिर उसने मुझे, अल्लाह भला करे उसका, कि उसने मुझे घर खुद शेमा दिया, बल्कि 2 दफ़ा फ़ोन किया कि आपका जो शौकनाद मिला नहीं है। तो मैंने भेजा तो उसने मुझे 30,000 करोड़ दिया। ये मेरे ख्याल 2012, 11, 13 बड़ी अमाउंट है। हाँ बिल्कुल 30,000 करोड़। तो उस साल मेरे 34,000 या 600 इतना, मैं 3,600 या 4,600 मैंने अपनी जेब से डाला। तो उसने मुझे एक और लफ्ज़ कहा था, उन्होंने कहा कि हम सब लोगों से जो है वो रसीदें लेते हैं, अच्छा, लेकिन तुमने रसीद नहीं भेजनी, इसलिए कि आपने जो काम कर रहे हैं ना, मैंने सारी रसीदें दी, वो 34,600 या पता नहीं इतना, तो मेरे पास वो पड़ी है अभी। तो उन्होंने मुझे 30,000 दिया। फिर एक दफ़ा मैंने फिर अप्लाई किया 2014, 15, 16 को मुझे याद नहीं है किससे, फिर उन्होंने मुझे 25,000 दिया। देखो मैं अपनी जेब से भी जो खर्च किए, बाकी जो किए मैंने अदबी संगत में किए है, खुदा को आया 14 साल मैंने अपनी जेब से खर्च किया। उसमें मेरे पास लिखा है 137,800 करोड़, 1,37,800 करोड़ मैंने अपनी जेब से खर्च किया। और मुझे उसका क्या सिला मिला है, ये जो पाकिस्तानी या उर्दू अदब वाले इनसे पूछ लें, इनसे पूछे इनकी मैं आपको बता, ये जो मैंने किताब लिखी है क्या नाम है उसका, अदबी संगत नॉर्वे। कोई पाकिस्तानी उर्दू जिसने एक लफ्ज़ भी लिखा वो नहीं कह सकता कि मेरा नाम नहीं लिखा। और मैं दावा से इस टीवी के सामने कसम उठा के कहता हूँ कि नॉर्वे में जितने हमारे उर्दू अदब वाले हैं, अगर ये कहीं किताब को लिखे तो उसमें मेरा नाम नहीं होगा। ये मुझे सिला मिला है उर्दू अदब वाले। हमने तो देखे जी, आपने देखे हैं प्रोग्राम? जी मैंने देखा है। मैंने नॉर्वेजियन, मैं पाकिस्तानियों को लिटरेचर उसमें लेकर गया ताकि नॉर्वेजियन को पता। अक्सर मैं आपके इवेंट्स में आया हूँ। मैं थूरवल स्टाइन से मैंने पहला प्रोग्राम शुरू किया, जिसने किताब लिखी थी रिचर्ड शेरदिल। सलाहुद्दीन यूबी ने जब कब्जा किया ना इसमें, वो जो आखिरी जंग थी, वो रिचर्ड शेरदिल जो इंग्लैंड वाला था वो गया था जंग लड़ने के लिए, सलाहुद्दीन उसने लिखी थी। ये बताओ, इसने ये थूरवल स्टाइन है, इसने उसके मुतालिक किताब लिखी थी। उसने सलाहुद्दीन, आज जो है हर साल उस राइटर की वजह से नॉर्वे में एक हफ्ता सलाहुद्दीन यूबी मनाया जाता है। मैंने सबसे पहला प्रोग्राम लिटरेचर उसमें उसका किया, फिर थोवे निल्सन का किया, फिर जो है वह यूस्टेन गाल्डर जिसने जिसका उर्दू में भी तर्जुमा हुआ सूफ़ी की दुनिया। वाह, 1000 सफ़े की किताब है, 60 ज़बानों में तो उसको बुला के दिया। फिर यून मिशलत जो है नॉर्वे का लेफ्ट का जो बहुत बड़ा राइटर है, उसका बहुत बड़ा नाम है, उसको लिटरेचर उसमें मैंने बोला। फिर एर्लिंग किटिल्सन को लिटरेचर उसमें प्रोग्राम का। फिर थॉमस हीलांड एरिक्सन जिसके प्रोग्राम के लिए 2 साल इंतज़ार करना पड़ता है, अगर किसी को शक हो तो वो इंटरनेट पे चेक कर ले। उसको मैंने बुला के लिटरेचर उसके पाकिस्तानियों के सामने जो है उसको अवार्ड दिया, अवार्ड नहीं उसका वो प्रोग्राम किया। हाँ जी। फिर वो जो होता है इंटरनेशनल टेररिज्म, एक नॉर्वेजियन था वो लिखता रहता किताबें इसके टेररिज्म, होइवन स्ट्रुमेन उसका नाम था। 2019 में मेरे फिर वो कोरोना आ गया, उसका मैंने लिटरेचर उसमें प्रोग्राम करवाया। उसके बाद कोरोना आ गया, फिर वो मेरे घुटनों में भी कोरोना आ गया। मैं क्या
मेरी जेब में भी कोरोना आ गया। फिर हमारे पाकिस्तानी जो है अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे जो उर्दू अदब वाले हैं, इनको भी कोरोना हो गया था। इनको भी कोरोना हो गया। फिर वो जो मैंने शुरू किया था प्रोग्राम उधर इल्दरे सेंटर गुरुलाम, उस बेचारे को भी कोरोना आ गया, वो छोड़ दिया। सारा कुछ कोरोना ज़्यादा हो गया जी। बिल्कुल। अच्छा फैसल साहब, आप की बातें माशाल्लाह बड़ी मज़े की हैं, दिल नहीं करता उसका तसलसल टूटे, लेकिन चूँकि एक प्रोग्राम का एक हाथ से एक सेगमेंट है, उसमें कुछ चीज़ें मलहूज़ खातिर रखनी पड़ती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो नई जो पौध है उसको हम सिखा पाए हैं वो चीज़ें, या आप मुतमिन हैं कि उनको थोड़ा बहुत आप एसेंस वो दे चुके हैं, या क्या क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके मैं तो बहुत मायूस हूँ, लेकिन अपनी नई पौध से नहीं, इसलिए नहीं कि वो काम नहीं कर, वो बहुत अच्छे वो सीख रहे हैं जहाँ उनको सीखना चाहिए, लेकिन हम उर्दू अदब जो है वाले जो है हम उनको कुछ नहीं दे सके नई पौध को। मसलन कि उनको हमारी ज़बान जो है हम उर्दू नहीं दे सके, हमारे बच्चे कुछ वो घरों में पंजाबी बोलते तो हैं लेकिन लिखना नहीं। हमारे घरों में देखो, मैं आपको बात बताता हूँ, मैं पंजाबी, मैंने घर में सख्ती से अपने बच्चों को कहा था कि घर में नॉर्वेजन नहीं आप बोल सकते। अच्छा। आपने काम पे जाना 8 घंटे नॉर्वेजन बोलने, आपने स्कूल जाना 8 घंटे नॉर्वेजन बोलने, घर में आपको पंजाबी बोलनी पड़ेगी, उर्दू भी नहीं कभी मैंने बोलने, लेकिन मेरे बच्चे वो उर्दू पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, कोई मसला नहीं करते हैं। लेकिन मैंने हमें चाहिए कि अपने बच्चों को अपनी मादरी, उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं जेलम में एक दफ़ा एक आदमी दोस्त को मिलने गया, तो उनके उसकी माँ घर थी, उसकी 2 बेटियां जो नॉर्वे में थी वो उधर गई, तो मैंने उनसे पूछा कि दादी अम्मी किधर है। उसकी माँ को मैं जानता हूँ, तो दोनों बच्चियां एक दूसरे को देखनी शुरू हो गई। ये क्या कह रहे हैं? ये क्या दादी अम्मा किधर है? तो वो जो बड़ी थी ना वो कहती है बेस्तमूर, हाँ, वो कहती है दादी अम्मा भैंस की टट्टी कोठे पर लगा रही है। क्या आप समझते हैं इसका क्या मतलब है? दादी अम्मा भैंस की टट्टी कोठे पे लगा रही है। हम लोग समझते हैं भैंस की टट्टी वो जो गोबर वो क्या लगाते हैं उसको मिट्टी के अंदर ला के। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे बच्चों को पंजाबी नहीं आती। मैं सब लोगों से करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों के साथ अपनी मादरी ज़बान बोलें, उनको उर्दू भी सिखाएं, उनको स्पेनिश सिखाएं, अरबी सिखाएं, सारी दुनिया की ज़बानें सिखाएं, लेकिन अपनी मादरी ज़बान है। मैं आपको यकीन एक बात और बताता हूँ, मैं खुदा कसम करता हूँ, अगर मेरे जेब इजाज़त दे ना तो मैं ये चाहता था कि यहाँ जो है ना फर्स्ट क्लास से लेकर 10वीं जमात तक जितने पाकिस्तानी बच्चे हैं इनका उर्दू में इम्तिहान लिया जाए। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आए उसको 10,000 करोड़ और उसको एक टिकट पाकिस्तान की दी। मैंने इसका जिक्र गुलाम रज़ा मोजिया वाला जो आप पता नहीं सुन रहा होगा, उससे जिक्र किया तो उसने मुझे एक बात कही। उसने कहा कि तुम अगर ये प्रोग्राम शुरू करो तो मैं आपको हर साल 50,000 करोड़ अपनी जेब से दूँगा। वाह वाह वाह, 50,000 करोड़। मैं उसका उस दिन से उसका मरीद हो गया कि यार मैं नहीं इतना बड़ा नारा इतना बड़ा मतलब नारा उन्होंने लगाया। कहता मैं 50,000 करोड़ अपनी जेब से दूंगा। और मैं चाहता हूँ अगर मेरी जेब इजाज़त है तो मैं ये प्रोग्राम शुरू करूँ कि पहली से लेकर 10वीं तक जितने बच्चे जो है उर्दू में फर्स्ट हैं उनको 10,000 करोड़ और टिकट दी ताकि वो पाकिस्तान जाए, उनको इनाम के तौर पर सीख के आए, कल्चर बंदे जो भी है हमारा जिस तरह का भी कल्चर देख के आए। मैं ऑब्जर्व करें। हाँ बिल्कुल, मैं नई पौध जो है उससे मायूस नहीं, लेकिन मुझे बाज़ दफ़ा जो है बहुत कमी रह गई। दुख इस बात का लगता है कि जब मैं देखता हूँ कि 20 साल 25 साल का लड़का जो है वो टैक्सी चला रहा है। वो टैक्सी चलाना तो यार मैं अपने बच्चों से यकीन जाने के बाद तो कहते हैं कि आप ये हमारे है ना हाथ इनको सूंघे, इनसे अभी भी नॉर्वेजियन गोरे उनकी टट्टी की बो आ रही होगी। लेकिन हमारा मसला ये था, हमारे पीछे 10-15 लोग थे, हमने उनको रोटी पानी पाकिस्तान देना था, मकान बनाने थे, हज कराने थे, शादियाँ करनी थी। नई पौधियाँ इसने क्या करना है? ये लोग टैक्सी चले, ठीक है टैक्सी चलाना कोई बुरा काम नहीं है, आप जुमा हफ्ता इतवार को चलाएं, 4 दिन जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ें। मैं तो कहता हूँ कि हमारे लड़कों को चाहिए वो इतना पढ़ें कि नॉर्वे पार्लियामेंट फ़ोन करे भाई ये प्राइम मिनिस्टर की जॉब खाली आप में से किसी ने करनी। ये मूलियत है, यहाँ नॉर्वे चांस देता है कि आप पढ़ें। और मैं जितने टैक्सी चलाने वाले हमारे बच्चे हैं उनको कहूँगा कि प्लीज़ यूनिवर्सिटी में जाएँ, पढ़ें। टैक्सी चलाना कोई जुर्म, चलाएँ ज़रूर, जुमा हफ्ता इतवार को चलाएँ, लेकिन पढ़े ज़रूर, पीछे चले जाए। मैंने उसका जिक्र, मेरा एक प्रोग्राम है, किताब मेरी जो है अदबी सेमिनार में, उसका एक मजमून है अदबी फड़ा।
अदबी फड़ा। अदबी फड़ा, उसमें मैंने बच्चों से कहा कि पंजाबी भाई, में? नहीं उर्दू में है, लेकिन अच्छा, नाम उसका नाम पंजाबी में। नाम अच्छा, पंजाबी में अदबी पढ़ा। तो उसमें मैंने बच्चों को कहा कि भाई आप प्लीज़ पढ़ें, पढ़ाई करें। हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे, आपको कोई रोकेगा नहीं। नॉर्वे ने किसी और जगह आपको चांद पे काम मिल जाएगा, अगर आप पढ़ेंगे ना तो अमेरिका पूछेगा अभी चांद पे जाना है, आज मुफ्त लेके जाएंगे। अच्छा फैसल साहब, आजकल जो करंट जो इश्यूज हैं जो बड़े गर्म हैं, स्पेशली यूक्रेन और रूस की जो जंग है, और उससे ज़्यादा जो ज़्यादा तकलीफ दह है वो है जी फ़लस्तीन का जो मसला है, उसके बारे में क्या आप कहेंगे? मैं तो यूरोपियन की अकल की दाद देता हूँ कि इनका डबर मराल उधर ये देखो जी। हाँ, मुझे तो ऐसे पता लगता है जब हिटलर आज भी जिंदा है, दूसरी जंग अजीम में इस फिक्रे को ज़रा दोबारा रिपीट कीजिएगा। कि हिटलर आज भी जिंदा है, सिर्फ उसका नाम नेतन्याहू है या इसराइल का जो वजीर आज़म है। हाँ, जो यहूदियों के साथ हिटलर ने किया था, आज वही यहूदी फ़लस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। और नॉर्वे जो खुद 5 साल हिटलर के अंडर रहा है, आज उसी इसराइल को सपोर्ट कर रहा सपोर्ट कर रहे हैं। है। इसराइल एक दिन जिंदा नहीं रह सकता अगर ये यूरोपियन, सपोर्ट बंद हो जाए इनकी, अगर इनको बोले भाई नहीं। ये ब्लड लाइन है ना, ये ब्लड लाइन है। लेकिन असल कसूर हमारे अरबों का भी है ना। अरब जो है वो भी कह सकते भाई बस रुक जो या इनफ इज इनफ। लेकिन उनको मैं जो ये पढ़ी है हिस्ट्री जो है ना स्पेन की, यकीन जाने जब वो 1492-94 में अरबों को धकेल कर अफ्रीका फेंक दिया गया, तो उस वक्त के जो हालात थे समझ नहीं आती थी कि यार ये कोई मुसलमान उनकी मदद को नहीं पहुंचा। वो आज मैं जब देखता हूँ कि फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है, 10, 15, 20, 40 मुसलमान मुल्क के सारे तमाशा देख मिल के तमाशा देख रहे हैं। फैसल साहब, अगला क्वेश्चन मैं करूँगा जी अदब के बारे में। एक दफ़ा फिर मैं पूछना चाहूँगा जी कि क्या हमारा अदब नॉर्वेजियन सोसाइटी पर असरअंदाज हो रहा है या हो सकता है? हाँ, किस तरह? अगर उसको नॉर्वेजियन में लिखा जाए, तो अब नॉर्वेजियन को हम तो नहीं कह सकते आप उर्दू सीखें हमारा अदब पढ़ने के लिए। जी 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 जी। हमारे लोगों को चाहिए, बच्चों को चाहिए, या जो बड़े आए हुए हैं उनको चाहिए कि जो कुछ आपने लिखा उसका नॉर्वेजियन में तर्जमा करें। नॉर्वेजियन को पता, मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ है, यकीन जाने मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ जब मैं अपने अफसाने नॉर्वेजियन के सामने पढ़ता हूँ। एक दफ़ा इधर एक प्रोग्राम था, एक पाकिस्तानी ने कराया था, तैयब चौधरी ने। जी जी। तो उसने मुझे कहा, उसका चलो मैं कर देता हूँ, तो उसने मुझे कहा कि आप अफसाना पढ़ें। जी जी। वो अफसाना था मेरा जो है, मुझे याद नहीं क्या, संगे मारमार का कब्रिस्तान था, या मेरे ख्याल है 4 मिलियन था। तो मैंने वो उधर पढ़ा, मैं वापस आया हूँ तो मुझे एक नॉर्वेजियन जो अमेरिका था, जिस तरह हम पाकिस्तानी नॉर्वेजियन है ना, वो नॉर्वेजियन था। मुझे कहते हैं यार ये, मुझे कहते सबसे पहले तो कहता मैं आपकी किताब खरीदना चाहता हूँ। उसने मुझे $30 दिए निकाल के। ठीक है। तो मैंने कहा नहीं यार ये रखो, तो मेरी तरफ से जो है ना गिफ्ट है। खुदा की कसम करके कहता हूँ ये सुनो पाकिस्तानी हो हमारे राइटर उर्दू के, उसने कहा कि इस गोरा देखो लैला है, खुदा की कसम ये अल्फाज है उसके कि ये गोरा है देखो $3 पकड़ ले। मैंने कहा नहीं, हमारे मुल्क पर ये ठप्पा लगा हुआ कि हम वो गदागार है, बेगर। मैंने कहा नहीं, मैंने उससे कहा कि आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, ये मेरी तरफ से आप तोहफा है। और मैंने उससे कहा कि ये जो नॉर्वेजियन अमेरिकन है, दुनिया के किसी कोने में गया कभी नहीं कहेगा कि पाकिस्तानी गलत है, कभी हो नहीं सकता। $30 वो 200 या पता नहीं 300 करोड़ बनता था हमारे लोगों की। मुझे फिर वो इतने बड़े शायर, इतने अदब, पता नहीं इनके दिमाग में क्या भरा हुआ है, खुदा कैसे शर्म आती बात। अच्छा फैसल साहब, मैं ये चंद एक सवाल हैं, चूँकि वक्त की बंदिश है, लेकिन मुख्तसर मैं पूछूंगा कि जिस तरह आपने एक दो दफ़ा इशारतन भी इसमें बताया, लेकिन मैं ज़रा आप स्ट्रेटली पूछना चाहूँगा कि आप पे कभी बड़ी ठीक ठाक किस्म की तनकीद हुई है? क्योंकि आपका जो तसलसल मैंने देखा है वो तो तनकीद के मोर्चे में बैठे हुए ना आप, तो आपको तो अच्छा खासा तनकीद का सामना, लेकिन कुछ ऐसा कोई वाक़या सुना है जो वाकई बड़ा एक टफ हो, मुश्किल हो, जब आप भी कहें कि यार मैं कितने फंस गया? मैं आपको बताता हूँ। नॉर्वेजियन को छोड़े, हमारे अपने मैं पाकिस्तानियों की बात करता हूँ। जी जी। आप किसी मुशायरा में देख लें, 10-10, 20-20 आदमी शायरों का नाम लिखा, जिस बेचारे को पता ही नहीं शायरी होती क्या है, शायरी को सीधा प्रूफ। लेकिन वहाँ फैसल नवाज चौधरी नहीं लिखा होगा। मैंने उनसे एक दफ़ा कहा,
मजाक करने का, कोई $300-400 यार ले लो, मैं दे देता हूँ, मुझे एक दो लिख दो ताकि मेरा नाम भी लिख जाए, फैसल नवाज चौधरी लिख दो। अफसाना नगार। तो इन बदबख्तियों की ये बदकिस्मती मेरी समझ लें या इनकी समझ लें कि जब मैं ज़रा सा पीछे हटा, इन्होंने मेरा नाम मुझे बुलाना जो ख़त्म कर दी शुरू में। मैं इस चीज़ का वो मैं नाम नहीं लेता, बल्कि इन महफिलों में इन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं जो है आज ये अफसाना नहीं चलेगा। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर शायर 5 मिनट में गज़ल पढ़ता, मैं 1 मिनट में अपना अफसाना पढ़ता, 1 मिनट, और ये मुझे 1 मिनट बर्दाश्त के लिए करनी थी। जितनी मैंने मेहनत की है, जितना मैंने अदबी संगत इनको चला के दी है, लोगों को किया है, और ये लोग जो है 1 मिनट के लिए मुझे बर्दाश्त नहीं। बड़ी खिदमत है जी आपकी। और मुझे बाद दुख होता है यार ये क्या है, क्यों मेरे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मैंने इसलिए, लेकिन उसकी क्या है उसकी ये बस ये कुछ मैं लिखता हूँ भाई नहीं ये बात कुछ और करता है। मैं कहता हूँ कि बात तुम नॉर्वेजियन को बताओ कि ये प्रॉब्लम है, इनको पिज़्ज़े से फिक्र है, इनको प्रॉब्लम नहीं, पिज़्ज़ा मुशायरे से फिक्र है कि इतने बंदे आ गए वहाँ पिज़्ज़े पे मतलब 1000-2000 कौन लगेगा, गवर्नमेंट से मिल जाएगी। ये नहीं है, पैसे सब कुछ नहीं होते, ये अपनी बात करो, ये अपनी बात नहीं करते। मुझे इस चीज़ का दुख, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे इन पर कोई किसी पे दुख नहीं। मैं आपको बताता हूँ, यादें, ये मेरी किताब है यादें, 760 सफ़ात की। ओए ओए इसमें मैं जहाँ जहाँ छपाऊँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नॉर्वेजियन, मैंने सब लिख दिया है। मुझे किसी की फिक्र नहीं है, कोई मेरा नाम ले ना ले, मैं खुद ये काम कर रहा हूँ। मैं अपनी नई किताब लेकर, मैं और मेरा महमूद चक, वो इतनी बड़ी होगी, मैंने सब कुछ लिख दिया, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अदबी संगत नॉर्वे में लेकर आ रहा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत है, आप नए नाम ना लिखे, मैं खुद अपना लिख के जा रहा हूँ, मुझे किसी की उम्मीद नहीं है। नॉर्वेजियन अगले साल इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, यकतन को फ्रेम थी दिन, मैं अपने तलक लिखूंगा कि 18 साल का 16 साल का बच्चा $300 के साथ पाकिस्तान से आता है, उसने नॉर्वे को क्या दिया, नॉर्वे ने उसको क्या दिया, हमारे प्रॉब्लम क्या थे, हम हैं क्या। मुझे याद है जब मेरी किताब की रुनमाई थी लिटरेचर उसमें फैसल साहब, तो आप आए थे, आपने पढ़ा था उसके बारे में। मैं चूँकि बिल्कुल नया था, तो मुझे तो यहाँ पे शनासाई भी नहीं थी, तो आपको मैं ये वाक़या मैं ज़रूर यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा, बल्कि मैंने ये नोट कर रखा था कि मैं ये वाक़या ज़रूर करूँगा, आपकी मौजूदगी में करूँगा। मैंने जब ये इस किताब को लॉन्च करना था, तो मैंने जब मेरा रब्ता हुआ, तो हमने एक काफ़ी की प्याली आपके साथ पी थी ग्रोनलैंड में, फैसल हाशमी के साथ और आपके साथ, वो जो अवीता कैफेटेरिया है, ठीक है जी, वहाँ कोने पे हमने बैठ के, कलाम रज़ा मुझे हमारा वो भी थी, एग्जैक्टली। तो उस दिन बैठ के हमने वो सारी जो है ना वो तरतीब उसकी निकाली कि जी ये होगा, ये यहाँ पे करें, ये करें, वो करें। तो आपके वो एहसान, यकीन करें, मुझे अभी भी याद है कि आपने मुझे जनाब बिल्कुल रास्ता दिखाया। अगर आपके जहन में होता कोई गड़बड़, तो आप तो कहते नहीं जी नहीं है, काम ना करो, ये ना करो, दैट्स, क्योंकि आपके अंदर अदब का बड़ा लगाव था, एक बड़ा प्यार था, और मुझे आपने बड़ा गाइड किया। मैं यकीन करें आज ये बरमला ये कहता हूँ कि इन्होंने मुझे गाइड किया, तो इनकी सरपरस्ती में, मौजूदगी में, इनके प्यार से हम यहाँ का जो सबसे बड़ा जो सेंटर लिटरेचर हाउस, वहाँ पे मेरी किताब की हुई रूनमा हुई, और फैसल नवाज चौधरी ने वहाँ पर उस किताब के बारे में, बल्कि हमने सब उन राइटरों को, मैंने इनको फ़ोन भी दिया। हाँ, इन्होंने एक दो को नहीं किया, मैंने खुद फिर कहा कि फलां को, और वो लोग हाँ जिनका मैंने इन्हें कहा कि उनको लाजमी करे, जब उन्होंने अपनी तंजीमें बनाई तो मुझे नहीं बुलाया वो नहीं बुलाते। फिर 2-3 साल बाद पता नहीं किधर ख्याल आ गया भी ठीक है चलो नवाज। अच्छा फैसल साहब, मैं बिल्कुल आखिरी मरहले में मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बड़े एक स्टूडेंट की हैसियत से, एक अच्छे अफसाने की क्या क्या खूबियाँ हो सकती हैं, बिल्कुल नटशल में बताइएगा, मतलब डिस्क्राइब करें अच्छे अफसाने की क्या क्या खूबियाँ हो सकती हैं। मैं तो कहता हूँ कि अफसाना जो है जहाँ से शुरू हो वहीं जाके ख़त्म हो, जो हमारे मुआशरे की है, वाह वाह वाह, सारी जो कुछ मुआशरे में वो अफसाने में होना चाहिए। हमारे बाज़ दफ़ा मैं कहता हूँ कि जो राइटर है ना, जो जेन्युइन राइटर है, उसको ये नहीं देखना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, उसको जो प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम वो लिखे, फिर उनका सोल्यूशन भी लिखे। हम लोग क्रिटिसाइज कर देते हैं लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं लिखते। तो मैं कहूँगा सबसे, जो लोग नए लिखना चाहते हैं या जो अभी लिख रहे हैं, कि आप अफसाना लिखते हैं, नॉर्वे को सामने रखिए, पाकिस्तान को सामने रखिए। लिखने वाला जो राइटर होता है ना,
मैं तो बाज़ दफ़ा देखता हूँ कि वो अपनी वाइफ के लिए लिखता है, वो अपने ख़ानदान के लिए लिखता है, जी जी, या फिर वो अपनी सोसाइटी जो जिस तरह हमारी पाकिस्तानी से उसके लिए लिखता है, फिर वो ओस्लो के लिए लिखता है, फिर वो पूरे नॉर्वे के लिए लिखता है, फिर वो पूरी दुनिया के लिए लिखता है। तो आप जब लिखते हैं तो पूरी दुनिया को जो है ना मद्देनज़र रख के जो प्रॉब्लम होते हैं उसको लिखें, उसकी सलूशन जो है उसको भी लिखें। वाह, ये ना सोचें कि भाई लोग क्या कहेंगे यहाँ से, आजकल है ना हालात में भी मैं ये लिखूँगा तो ये हो जाएगा। अल्लाह ताला जो है ना वो मेरे वो राज़िक है जी। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, मैं अभी कह देता हूँ कि यार नवाज, आपके साथ चलने में डर लगता है, जो गोली आपको लगनी कहीं मुझे न लग जाए। तो मैंने कहा कि वो गोली अभी तक जो है ना वो बड़ी नहीं है जो नवाज को लगे। अल्लाह ताला जो लिखवाता है, मैं ये नहीं कि मेरी मैट्रिक तालीम है, मैट्रिक मैं पाकिस्तान से पढ़ के आया, लेकिन 25 साल काम करने के बाद मैंने दोबारा यहाँ जो है ना वो कॉलेज में शुरू किया, 3 साल का कोर्स 2 साल में करके ओस्लो यूनिवर्सिटी का। और मेरी इस किताब जो है ये इसमें ओस्लो यूनिवर्सिटी का कार्ड लगा हुआ है। तो हमारे बच्चे मजाक करते हैं, अब्बू जी इसका क्या फ़ायदा। मैंने कहा नहीं, इसका फ़ायदा ये है कि मैं आपको बताऊं कि एक 10 पढ़ा आदमी 25 साल काम करके 10-20 आदमी को कार गुजारा कर, मतलब उनको पैसे भेज के उनको सारा कुछ करके इस्टेब्लिश करके इसके बावजूद मैं यूनिवर्सिटी तक पहुंचा हूँ। सिर्फ इसका मतलब यह है कि आप लोग दोबारा तालीम हासिल करें। वाह, इसमें लिखा हुआ है कि दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। हमने अपना मुल्क छोड़ा है, हमने अपना कल्चर छोड़ा है, मैं तो कहता हूँ हमने अपना मज़हब भी छोड़ दिया, सारी रात जो कुछ है हमने छोड़ के दूसरे मुल्क में आए हैं। हमें बर्फ़ तो पाकिस्तान में भी नॉर्वे से ज़्यादा बर्फ़ है, अगर बर्फ़ देखने के लिए आए तो उधर भी काफ़ी बर्फ़ है। आप टाइम ना ज़ाया करें, कुछ मेहनत करें, प्रोड्यूस करें नई से नई चीज़ें। मैं वैसे साहब प्रोड्यूस से मैं एक बात याद करा दूं अपने नाजरीन को भी, आपके रेफरेंस से बता दूं कि जब ये मेरी किताब की जब थी रूनुमाई थी तो सूफ़ी अनवर साहब के पास भी मैं गया। अच्छा, मैंने उनसे कहा जी कि आप ज़रा मुझे गाइड कीजिए, आप बड़े हैं मेरे, मुझे बताइएगा। तो उन्होंने कहा कि शाहिद मियाँ मैं आपकी एक सूरत में मदद करूँगा। मैं घबरा गया, मैंने पता नहीं क्या शर्त होगी कि तू लिखना नहीं छड़ना। अच्छा, बिलीव करें आज तक मेरे ना कानों में वो आवाज़ गूंजती है कि अगर तुम्हारी हर साल एक किताब आए तुम्हारी, तो देन आई विल हेल्प यू। खैर मेरी बदकिस्मती कि मैं उतने तसलसल से नहीं लिख रहा, लेकिन मैंने 2-3 किताबें लिखी हैं उसके बाद मैंने। लेकिन आप यकीन करें कि जो होता है ना जिसको लगन होती है, शौक़ होती है, वो उसकी हुब में लोगों को भी इनवाइट करता है कि जी आप उसको कंटिन्यू करें, उसकी करें, रहनुमाई करें, उसको वो एसेंस दें, वो खुशबू आप उसको सुनाएं कि जी आप ये करें। तो ये आप लोगों का खासा है कि आप लोगों ने जब भी अदब के लिए बात की, जब भी अफसाने की बात की, पोइट्री की बात की, आपने अपनी जेब से अपने आप को मुश्किल में डाल के आपने इस अदब की मदद की। जी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जी आपकी इन बेशबहा कीमती बातों का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आखिरी दफ़ा ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरी बात पे किसी को इत्फाक नहीं तो मैं माजरत चाहता हूँ। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं माजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो दिल में हो वो कहनी चाहिए। नहीं खुदारी है जी। ये मैं जो उर्दू अदब वाले हैं, जो मैं सब के साथ, मैं कोई हो सके तो मैं मदद करूँगा इंशाल्लाह, जो भी मुझसे हो सके। नहीं मैंने भी सुन रखा है जी, माशाल्लाह जी। मैंने खुद एग्जांपल की है आपके सामने बातचीत करके, आपके साथ प्रोग्राम में शिरकत करके, खुद आपकी मौजूदगी का हमें बड़ा एहसास होता है कि आप वाकई एक दरीना एक साथी हैं। अदब का बड़ा आपने हेल्प किया यहाँ पर, और स्पेशली जो नई जो पौध है उसको बड़ा आपने गाइड किया, मेरे जैसे बंदों को भी आपने गाइड किया। इसके अलावा आप हमेशा जो है ना वो आप हमदर्द और दिली एक कुर्बत रखने वाले बंदे हैं। मैं हमेशा आपका रिगार्ड करूँगा जी। मुझे इस बात की एक और ख़ुशी है कि फैसल नवाज़ वो शख्स है कि आप बिलीव करें कि इन्होंने जब मैंने यहाँ पर कदम रखा इस सरज़मीन पे, तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे समझ लगे चलना सिखाया कि आपने किस तरह यहाँ पर आपने अदब के सिलसिले में काम करना है। मेरी किताब की भी इन्होंने रूनुमाई की जब हुई थी तो उसमें भी इन्होंने पढ़ा था। तो मैं बड़ा कर्जदार हूँ आपका, शुक्रगुजार हूँ आपका वंस अगेन। और दोस्तों अब टाइम चूँकि बड़ा लंबा गुजर चुका है, मेरी इंशाल्लाह हम दोबारा भी कोशिश करेंगे, फिर कभी कोई
آپ کی جب کتاب کی رونمائی ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کو لائیو بھی انشاءاللہ وہ کریں گے. میری 2 کتابیں تیار ہیں، بس میں اچھا. پاکستان جاؤں گا تو چھاپی جی 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 جی. تو جب آپ کے کچھ اس طرح کے ایونٹ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی میں اپنے پروگرام کو لائیو آپ کے ساتھ میں کنیکٹ کروں گا. دوستو آپ کا اتنا لمبا یہاں بیٹھ کے پروگرام دیکھنا واقعی آپ کی محبت ہے فیصل نواز چودھری کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ. میری ڈھیروں دعائیں فیصل نواز آپ کے لیے، آپ کی پوری فیملی کے لیے. اللہ پاک بہت بہت شکریہ. جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ. اگر کوئی آپ لکھیں اس کے نیچے کہ پروگرام کس طرح بہتر ہو سکتا ہے، کس طرح سوال کرنے جی چاہیے، جی جی پدم سے ہٹ کے پرسنلی یا ذاتی یا اور طرح کے سیاسی، مذہبی یا جو کوئی بھی ہے. جی 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 جی. اور جب یہ پروگرام کمپائل ہوگا، جب یہ پروگرام کمپائل ہوگا ڈیفینیٹلی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ون آف دا بیسٹ پروگرام ہوگا، یادگار ہوگا آپ کا پروگرام. یوں تو آپ کی ماشاءاللہ بہت ساری یادگار یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ پروگرام بھی یادگار سے کم نہیں ہوگا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ. خدا حافظ.